नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि डिस्प्ले से ही पता चल गया होगा कि आज की हमारी जो क्लास है साइंस में सर्कुलेशन की होने वाली है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरा जो पिछला जो वीडियो जो गया था तो हम लोगों ने स्कल्टन के बारे में जाना था, कंकाल के बारे में जाना था। तो कंकाल वाले में मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कस किया था, पूरे टॉपिक को डिटेल करके, कुछ बीमारी वगैरह पे भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो साइंस की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया भी था कि देखा जाए तो जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं जनरली मानव शरीर क्रिया से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, तो इसमें हिंदी की जो है दो अलग अलग शब्द हैं, एक तो है परि और दूसरा क्या है संचरण। ठीक है, संचरण। तो परि का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग होता है चारों तरफ, और संचरण का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होना। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मानव शरीर में, ठीक है, या जंतुओं में आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान होना। ठीक है, मानव शरीर में, ठीक है, या जंतुओं में आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान होने की क्रिया ही क्या है, परिसंचरण है। ठीक है, सर्कुलेशन है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो ह्यूमन सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक पे हम लोग जो है ह्यूमन सर्कुलेशन के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो सर्कुलेशन है, ठीक है, किसने सबसे पहले बताया था, किसने सबसे पहले बताया था, यानी किसे जो है सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेशन का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर जो हम डिस्कवर की बात करें, ठीक है, यानी फादर ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, बाय द वे अगर जो कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, विलियम हार्वे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार यह जो है क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे कि स्टेट के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब ये क्वेश्चन या तो जंतु को रिलोकेट करके पूछ सकता है, जंतुओं से पूछ सकता है, या मानव में पूछ सकता है। ठीक है, कि सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में किसने बताया था, परिसंचरण के बारे में किसने बताया था। ठीक है, या मानव में परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था। दोनों तरह से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर जो सर्कुलेशन का, कभी भी सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और इसमें खोज या जनक की अगर जो बात करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे। ठीक है, यानी सबसे पहले सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे महोदय जी ने बताया था। ठीक है, और वहीं अगर जो हम बात करें ह्यूमन सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन, मानव में जो सर्कुलेशन जो होता है यह जो आता है बंद परिसंचरण के अंतर्गत। क्या है, बंद परिसंचरण या क्लोज सर्कुलेशन के अंतर्गत आता है, बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी अब इससे ये भी क्लियर हो गया कि सर्कुलेशन जो होते हैं इसके भी क्या है, टाइप्स हैं। सर्कुलेशन के क्या है, टाइप्स है। ठीक है, यानी अब अगर जो बंद सर्कुलेशन की हम बात करें मानव में हो रहा है, तो और भी तो सारे जीव हैं, पक्षी हैं जिसमें सर्कुलेशन हो रहा होगा, तो उसमें सर्कुलेशन क्या होता है, दूसरे तरह का होता है। ठीक है, तो हम इस सर्कुलेशन को समझने से पहले जो है सबसे पहले ये जानेंगे टाइप ऑफ सर्कुलेशन। यानी यहाँ से ये तो चीज़ हम समझ गए कि ह्यूमन सर्कुलेशन का खोज किसने किया था या जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम हार्वे को। किसे कहते हैं, विलियम हार्वे को। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करें टाइप ऑफ सर्कुलेशन की, टाइप ऑफ सर्कुलेशन यानी प्रकार की अगर जो हम बात करें तो मेनली जो सर्कुलेशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। सर्कुलेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। और ये जो सर्कुलेशन जो होते हैं, ये जो सर्कुलेशन जो होते हैं, जिसमें से एक जो होता है, एक जो होता है खुला परिसंचरण होता है। क्या है, खुला परिसंचरण। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, बंद बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र। यानी एक जो होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये आपसे नहीं पूछेगा कि टाइप ऑफ सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कितने तरह के होते हैं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए हम जानेंगे कि सर्कुलेशन जो है, मानव में सर्कुलेशन किस तरह का होता है। तो मानव में जो सर्कुलेशन होता है कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है, ठीक है। लेकिन सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम सर्कुलेशन के टाइप को जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यानी ये चीज़ें क्लियर हो गया कि सर्कुलेशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक जो होता है ओपन सर्कुलेशन और दूसरा जो होता है क्लोज सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेशन की, तो ओपन सर्कुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे सर्कुलेशन जो कैसे हो रहे हैं, ये जो है एक्सटर्नल ऑर्गेन्स से हो रहे हैं। यानी ये जो सर्कुलेशन कैसे हो रहे हैं, एक्सटर्नल ऑर्गेन के द्वारा हो रहे हैं। यानी ये जो सर्कुलेशन जो है ना, वाह्य अंगों से हो रहा है। कैसे हो रहा है, वाह्य अंगों से हो रहा है। यानी जिनमें जो है वाह्य अंगों से सर्कुलेशन होता है उसमें सर्कुलेशन कैसा होगा, ओपन सर्कुलेशन होगा। और वहीं अगर हम क्लोज सर्कुलेशन की बात करें, क्लोज सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज सर्कुलेशन का रिलेशन फिर किससे हो जाएगा, इंटरनल ऑर्गेन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, आंतरिक अंग। क्या हो जाएगा, आंतरिक अंग, ठीक है, या इंटरनल ऑर्गेन से, ठीक है। यानी ऐसे सर्कुलेशन जो बाह्य अंगों के द्वारा होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेशन, ठीक है। और ऐसे सर्कुलेशन जो शरीर में आंतरिक अंगों के द्वारा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। अब मानव में सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, क्लोज सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। यानी अब हम आगे जो है जानेंगे कि कंपाउंड ऑफ सर्कुलेशन क्या है, यानी कंपाउंड ऑफ क्लोज सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे। क्योंकि मानव का सर्कुलेशन किस टाइप का, क्लोज सर्कुलेशन है, ठीक है। और क्लोज सर्कुलेशन के लिए क्या मैंने क्या बताया, इंटरनल ऑर्गेन के द्वारा हो रहा है। कैसे हो रहे हैं, आंतरिक अंगों के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे जानेंगे कंपाउंड ऑफ क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। या बंद परिसंचरण के अवयव, बंद परिसंचरण के अवयव, ठीक है। तो वहीं अगर हम कंपाउंड ऑफ क्लोज सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज सर्कुलेशन किस में हो रहा है, मानव में हो रहे हैं। और मानव के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी सारे जो विकसित जीव हैं, जो डेवलप एनिमल्स हैं। अब विकसित जीव का मतलब क्या, कि उसमें प्रॉपर जो है सारे इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। यानी दैनिक क्रियाएं उनकी कैसे हो रही है, इंटरनल ऑर्गन्स के द्वारा हो रहे हैं। जैसे कि रिस्पिरेशन की क्रिया, फिर सर्कुलेशन की क्रिया हो रहे हैं, डाइजेशन की क्रिया हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, डेवलप एनिमल्स हैं। और डेवलप एनिमल्स में जो सर्कुलेशन का टाइप जो होता है वो कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है। और क्लोज सर्कुलेशन के जो कंपाउंड की बात करें तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो क्लोज सर्कुलेशन के काम में यूज होते हैं, ठीक है, या क्लोज सर्कुलेशन उन्हीं के द्वारा होता है, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है, पहला क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, हार्ट। क्या हो जाएगा, हार्ट। देन ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। क्या बोलेंगे इनको, रुधिर वाहिकाएं, यानी ब्लड वेसल्स, ठीक है। यानी अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि मानव सर्कुलेशन सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। और ह्यूमन सर्कुलेशन के जो कंपाउंड्स हैं कौन कौन से हैं, तो ब्लड हो गया, हार्ट हो गया और ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये दो होते हैं, जिसमें से एक को हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्स कहते हैं। दूसरा क्या है, आर्टरी है, यानी धमनी है, ठीक है। यानी इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में जानेंगे, हार्ट के बारे में जानेंगे, वेन्स के बारे में जानेंगे और आर्टरी के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इन चारों से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया ओपन सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक जो मैंने टाइप जो बताया ओपन सर्कुलेशन, तो ओपन सर्कुलेशन जो होता है वो किस में होता है, अनडेवलप एनिमल्स में। किस में होता है, अविकसित जीव में। और अविकसित जीव का मतलब क्या, कि इसमें कोई भी जो ऑर्गेन्स है डेवलप नहीं होंगे। यानी रिस्पिरेशन के लिए क्या, लंग्स नहीं होगा, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स नहीं होंगे, सर्कुलेशन के लिए हार्ट नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, अनडेवलप एनिमल्स। अगर जो ओपन सर्कुलेशन के लिए जाना जाए एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंसेक्ट वगैरह हो जाएंगे, यानी छोटे जीव, माइक्रोडेग्रेडेबल एनिमल्स या इंसेक्ट, ठीक है। इसमें किस तरह के सर्कुलेशन होते हैं,
तो ओपन होते हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे ये चीज़ें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्लोज सर्कुलेशन के लिए हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कस कर लिया। क्लोज सर्कुलेशन क्या है जान गए हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जो क्लोज सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेशन ये किस में हो रहा है, डेवलप एनिमल्स में हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं, विकसित जीव में हो रहे हैं। और विकसित जीव में होने के साथ साथ इसमें कंडीशन क्या है, इंटरनल ऑर्गेन्स, आंतरिक अंगों के द्वारा होता है। और इंटरनल ऑर्गेन्स क्लोज सर्कुलेशन के लिए कौन कौन है, तो हम लोगों ने अभी तुरंत डिस्कस किया, ब्लड हो गया और हार्ट हो गया, देन ब्लड वेसल्स, क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। यानी क्लोज सर्कुलेशन के कंपाउंड की बात करेंगे, क्लोज सर्कुलेशन के कंपाउंड की बात करेंगे तो ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये तीन हो गए, ठीक है। तो मानव में अगर हम सर्कुलेशन के लिए अंगों की बात करेंगे तो यही सारे ऑर्गन्स हो जाएंगे। इस टॉपिक में फिर से एक बार बता दें कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड मैंने बताया अभी आप लोगों को, कंपाउंड कौन कौन से हैं क्लोज सर्कुलेशन के लिए, कंपाउंड कौन कौन से हैं, क्लोज सर्कुलेशन के लिए कंपाउंड कौन कौन से हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये क्या है, क्लोज सर्कुलेशन के कंपाउंड है, ठीक है। जानना क्या है, मानो सर्कुलेशन के बारे में। चलो तो एक एक करके उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्लड से। ब्लड से तो ब्लड के बारे में ये जाना जाए कि ब्लड है क्या, ठीक है। तो ब्लड जो होते हैं मानव के साथ साथ ये सभी जंतुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो है मुख्य रूप से हम क्या जानेंगे, ब्लड से रिलेटेड सारे उन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, सारे उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका आरओ हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसआई का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम हो गए। मतलब इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। बस करना क्या है, तो आपको फोकस करना है, अच्छे से लेक्चर को समझना है और नोट बनाते हुए, ठीक है। नोट बनाते हुए, जब तक जो है आपके पास आपका खुद का अपना नोट नहीं रहेगा तो बार बार वीडियो पे जाने से आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी अगर जो आप वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो देखने के साथ साथ क्या चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है। तो ब्लड टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ब्लड है क्या। ब्लड है क्या, तो ब्लड जो है, ब्लड क्या है, टिश्यू है। क्या है, टिश्यू, यानी रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है ये, संयोजी ऊतक है, ठीक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि रक्त है, अब ऑप्शन दे दे क्या, ऊतक दे दे, ठीक है, ऊतक दे दे, सेल दे दे, कोशिका यानी टिश्यू, टिश्यू के साथ साथ क्या दे दे, सेल दे दे, और इसमें एक बना दे क्या, तरल कार्बनिक पदार्थ, तरल कार्बनिक पदार्थ, और एक दे दे आलाफेबब। क्या दे दे, आलाफेबब, ठीक है। यानी पहला क्या दे दिया, टिश्यू, दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया, सेल, तीसरा क्या दे दिया, ऑर्गेनिक कंटेंट, क्या है, लिक्विड ऑर्गेनिक कंटेंट, और एक ऑप्शन दे दिया आलाफेबब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सभी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड के बारे में मैंने क्या बताया कि ब्लड क्या है, टिश्यू है। ब्लड क्या है, टिश्यू है। और टिश्यू का मतलब क्या है, टिश्यू क्या है, तो टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। और ब्लड के लिए कंडीशन क्या है कि कनेक्टिव है, और कोई भी कनेक्टिव चीज़ें जो होती है लिक्विड रूप में होती हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक, जैसे मैंने बताया कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है कि इसमें कई सारे क्या है, मॉलिक्यूल से मिलकर के ये बने हुए हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ भी, ठीक है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद जो हम अगर जो बात करें ब्लड का अध्ययन, जिस तरह से मैंने बताया कि साइंस में अलग अलग ब्रांचेज बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन किस में करते हैं, हड्डियों का अध्ययन किस में करते हैं, त्वचा का अध्ययन किस में करते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेनली साइंस की, विज्ञान की जिस शाखा में त्वचा के बारे में जानते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। डाइजेशन के ऑर्गन्स के बारे में जिसमें जानते हैं उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोलॉजी। हड्डियों के बारे में जिस ब्रांच में हम जानते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। उसी तरह से ब्लड के लिए जिस ब्रांच का यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हीमोसाइटोमीटर। क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर। इससे तो मेजर करने के लिए यूज करते हैं, यानी ब्लड के कंटेंट को मेजर किससे करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से। लेकिन अगर जो स्टडी की बात करें, ठीक है, स्टडी की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हीमेटोलॉजी। यानी ब्लड के नेचर को, कंडीशन को विज्ञान की जिस शाखा में हम टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीमेटोलॉजी। और मेजरमेंट के लिए क्या हो जाएगा, हीमोसाइटोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि कभी भी अगर जो ब्लड का रिपोर्ट आता है तो ब्लड के रिपोर्ट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा रहता है क्या, हीमेटोलॉजी। यानी ब्लड से रिलेटेड सारे मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किसमें किया गया है, हीमेटोलॉजी में। और किससे किया गया है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोसाइटोमीटर। क्या, हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर जो पूछता है कि रक्त का अध्ययन किसमें करते हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, हीमेटोलॉजी। और रक्त का मापन किससे करते हैं, यानी डिवाइस का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें जो है याद रखिएगा। तीसरा मैंने जो बताया टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। देन अगर जो पीएच की हम बात करें तो रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4, ठीक है। लेकिन कभी भी पीएच जो है ना फिक्स नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में 7.4 से लेकर के 8 तक आंसर कुछ भी हो सकता है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ था बीपीएससी में, और उसमें कुछ ऐसा ही आंसर दिया हुआ था, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए बना दिया 5 से लेकर के 6 तक, बी बना दिया 9 से लेकर के 10 तक, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कर दिया 11 से लेकर 12 तक, और एक ऑप्शन कर दिया डी 7 से लेकर के क्या 8 तक, ठीक है। अब आपको भी पता है कि जिसका पीएच 7 रहेगा उसका नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। और रक्त तो न्यूट्रल है नहीं, क्योंकि कैसा है, ये बेस है ना, बेस है, क्योंकि इसका पीएच कितना है 7.4 है। यानी उस कंडीशन में देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 to 8 वाला। और ये क्वेश्चन जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड भी यूज करना है, कभी कभी ऐसे भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। और पीएच की अगर जो बात करें तो कभी भी किसी भी चीज का पीएच फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसी के आसपास का आपके एग्जाम में एक ऑप्शन जो है दे देता है, जो कि आपको सोच समझ करके उसको सही करना होता है, ठीक है। यानी आपने पीएच जान लिया, तो रक्त का पीएच कैसा है 7.4 है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। अब जैसे कि आपको भी पता है कि ऑप्शन कैसे देते हैं, अगर जो नेचर से रिलेटेड कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया तो ऑप्शन ऐसे देता है। जैसे ऑप्शन ए बना दिया दुर्बल क्षार, ठीक है, यानी वीक बेस। एक ऑप्शन बना दिया सी दुर्बल अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बना दिया प्रबल अम्ल, ठीक है। और एक ऑप्शन बना दिया आपका प्रबल क्षार। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये जानना चाह रहा है कि एग्जैक्ट आप इस चीज के बारे में जान रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये चारों ऑप्शन कैसे डिसाइड होगा, पीएच से डिसाइड होता है, ठीक है। तो पीएच के बारे में एक चीज और बता दें कि पीएच जो होता है कि स्केल है, क्या है, एक स्केल है। और इस स्केल पे हम किसी भी लिक्विड का क्या मेजर करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या मेजर करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यानी पीएच का मतलब क्या होता है, तो परसेंटाइल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इस स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक का एक नंबर दिया जाता है, ठीक है। और इस स्केल का खोज किसने किया था, याद रखिएगा, सोरेनसन ने। इस स्केल के खोज किसने किया था, सोरेनसन महोदय ने, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन यहां से आपको मिल गए, लेकिन अभी हमको करना क्या है, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं कि ब्लड का नेचर कैसा, ऑप्शन क्या दे दिया, दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार का मतलब क्या, वीक बेस है। एक दे दिया दुर्बल अम्ल है, मतलब क्या, वीक एसिड है। एक ऑप्शन बना दिया प्रबल अम्ल है, यानी क्या, स्ट्रांग एसिड है। और एक दे दिया स्ट्रांग बेस है। अब जब तक आप
चीज़ों को पीएच के हिसाब से अगर इसको नहीं जानेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन का गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, इसको आप गलती कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि इसके नेचर को अलग अलग करके बांट लें। तो जैसे कि हम लोगों ने बहुत पहले से ये चीज़ को जान रहे हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस भी लिक्विड का अगर जो पीएच 7 होता है तो उसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी न तो वो क्षार है न तो वो क्या अम्ल है, ठीक है। अब जैसे इसका पीएच 7 से अधिक हुआ, मतलब क्या कि ये बेसिक है, ठीक है, और 7 से कम हुआ तो इसका मतलब क्या है, एसिड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, तो कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन बना दिए और अलग अलग बना दिए। मतलब ये कह रहा है कि वीक एसिड भी है, ये कह रहा है कि स्ट्रांग एसिड है, ये कह रहा है कि वीक बेस भी, और ये कह रहा है स्ट्रांग बेस है, ठीक है। अब हमको जानना क्या है कि जिसका पीएच 7 से लेकर के 10 के बीच में है, क्या 7 से लेकर के 10 के बीच में है, उसको हम कहेंगे कि ये वीक है, ठीक है। और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है और पीएच 14 से ज़्यादा नहीं होता, यानी पीएच जो होता है ना लास्ट कहाँ तक होता है, 14 तक ही होता है, ठीक है। तो जिसका भी पीएच 10 से ज़्यादा और 14 तक है तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। यानी अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो ब्लड का जो नेचर वो कैसा है, ये है 7 से ज़्यादा है, 7.4 है, ठीक है। यानी यह जो है क्या है, वीक बेस है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसिड को भी समझ लिया जाए तो जिसका भी पीएच 7 से कम होता है और 3 के बीच में होता है तो वो जो होता है वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और जिसका भी पीएच 3 से भी कम है और 0 से कम हो नहीं सकता है, यानी नेगेटिव में कभी भी नहीं होते, पीएच कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, लास्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर जो 0 तक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रांग बोलेंगे। जैसे कि नींबू है, नींबू का पीएच कितना होता है, 2.4 होते हैं, यानी क्या हो गया, वो स्ट्रांग एसिड हो गया। उसी तरह से जैसे अगर जो हम बात करें एक मृत सागर का, आप लोगों ने नाम सुना होगा जियोग्राफी में, जिसको क्या बोलते हैं, डेड सी बोलते हैं। तो मृत सागर का मतलब क्या है कि उसका पीएच इतना ज़्यादा है, मतलब उसका पीएच 12 से भी ज़्यादा है, न तो उसमें कोई जीव जिंदा रह पाते हैं, न तो उसमें कोई भी जैसे घास वगैरह या पेड़ पौधे, यानी कोई भी हाइड्रोफाइट्स या एक्वाटिक को भी प्लांट्स होते हैं वो जिंदा उसमें नहीं रहते हैं, डेड हो जाते हैं। और उसका पीएच कितना है, 12 से ज़्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज पीएच जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पीएच से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है फिजियोलॉजी में पूछे जाते हैं। वो तो या तो ब्लड से रिलेशन हो सकता है उसका, या तो उसका रिलेशन किससे हो सकता है, डाइजेशन वाले जितने सारे ऑर्गेन्स हैं तो जनरली कुछ एंजाइम का नाम देकर के पूछ देता है कि इसका नेचर क्या होगा, ठीक है। मतलब मानस में बहुत सारे पीएच से रिलेटेड जो है फिजियोलॉजी एनाटॉमी में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 2-3 महत्वपूर्ण बातों को फिर से आप समझ के रखिएगा। पीएच होता क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 से लेके 7.4 से लेकर के 8 के बीच में होता है। वहीं अगर जो हम पीएच की बात करें तो ये 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है, यानी कभी भी पीएच 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकते, ठीक है, नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें समझ में आ गए। इस स्केल के बारे में किसने बताया था, सोरेनसन महोदय ने बताया था, ठीक है। अब हम आगे आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो ब्लड का पीएच 7.4 से 8 के बीच में है। ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है। चलो, तो अब यानी ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी टिश्यू कितने तरह के होते हैं, तो सेल जब टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो मैं उसमें आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि टिश्यू क्या होते हैं। तो टिश्यू के बारे में एक छोटा सा ये जान लीजिए कि जो ऊतक जो होते हैं ना, कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, कोशिकाओं का समूह होता है। और ये जो टिश्यू जो होते हैं 4 तरह के होते हैं। टिश्यू कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक जो होता है मस्कुलर होता है, पेशी ऊतक, एक जो होता है इपिथेलियल जिसको हम क्या कहते हैं, उपकला, और एक जो होता है जिसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला, और एक और जो होता है जिसको हम कहते हैं नॉबस टिश्यू, तंत्रिका, ठीक है। यानी संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक और तंत्रिका ऊतक, यानी टिश्यू जो होते हैं मेनली मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। तो जितने भी सारे
जो लिक्विड रूप में जो सेल्स होते हैं, तो उस तरह के सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यानी टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, लिक्विड रूप में तो उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव, क्योंकि एक दूसरे से ये कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर जो वही मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जितने भी सारे जो मसल्स हैं, ठीक है, जो पेशियां जो बनी होती हैं ह्यूमन की या और भी एनिमल की, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मस्कुलर हो जाएंगे। और वहीं अगर जो हम उपकला की बात करें, या इसको हम एपिथेलियल कहते हैं, क्या बोलते हैं, एपिथेलियल। इपिथेलियल का मतलब क्या है कि जो आउटर लेयर जो होते हैं, यानी जंतुओं में जो आउटर लेयर जो होता है ना, उसको हम उपकला ऊतक कहते हैं, यानी इपिथेलियल के वो बने होते हैं। जैसे कि स्किन को हम क्या एपिडर्मिस कहते हैं, तो एपिडर्मिस एक एग्जाम्पल है किसका, इपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। अगर जो नर्व्स की बात करें तो तंत्रिकाएं जो होती हैं ये प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। तो जितने सारे जो तंत्रिकाएं जो बनी होती हैं वो भी क्या टिश्यू के ही बने होते हैं। और इस तरह के टिश्यू को हम क्या कहते हैं, नर्व्स टिश्यू के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। यानी ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये जान गए। इसके बाद हम बात करें मानव शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में तो आजकल पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जान लें कि रियल में ब्लड जो होता है कितना होता है, ये जानना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल जो है पैटर्न चेंज हो चुका है, ऐसे क्वेश्चन नहीं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि अगर जो आप देखेंगे 2017-18 में RO का जो प्री एग्जाम जो हुआ था, तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ था कि एक व्यक्ति है जिसका वेट कितना है, 70 kg है, क्या है, 70 kg है, तो उसके शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा क्या होगी। अब ऑप्शन क्या दे दिया, 5000 ml, ऑप्शन बी दे दिया 6000 ml, ऑप्शन सी दे दिया 7000 ml, और ऑप्शन डी दे दिया क्या 4000 ml, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि 70 kg, यानी कोई व्यक्ति है उसका वेट कितना है, 70 kg। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, RO के एग्जाम में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन एक बार जो NTPC के एग्जाम में भी आ चुका है, रेलवे में भी पूछा हुआ है। तो अब इसके लिए क्या है कि आपको जानना पड़ेगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, एक हेल्दी मैन है उसके व्यक्ति में, उसके शरीर में कुल ब्लड की क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है। तो आपको भी पता है कि जनरली 5 से 6 लीटर क्या होते हैं, मानव शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा क्या होती है, 5 से 6 लीटर के बीच होते हैं, 5 से 6 लीटर के बीच होते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या किया, 5000 ml यानी 5 लीटर भी दे दिया, 6000 ml यानी क्या 6 लीटर भी दे दिया, अगला कर दिया 7000, और लास्ट दे दिया क्या 4000, ठीक है। लेकिन अगर जो एक्चुअल में देखा जाए तो सामान्य मात्रा जो होती है रियल में देखा जाए तो ये किस पर डिपेंड करता है, वेट पे। किस पर डिपेंड करता है, वेट पे। यानी कोई भी व्यक्ति है उसके शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा किस पर डिपेंड करती है, भार पे। यानी भार का ब्लड जो होता है 7 to 8%, या दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं कि 1/13 to 1/15, ठीक है। यानी ब्लड की नॉर्मल क्वांटिटी कितनी होती है, तो कुल वेट का 7 से 8%, दूसरा क्या 1/13 से 1/15वां भाग, ठीक है। यानी शरीर का हिस्सा, यानी पूरा शरीर क्या एक भाग है, और उस भाग का कितना 1/13 से 1/15वां भाग जो है किसका होता है, रक्त का होता है, ठीक है। यानी सपोज करिए कि अगर जो कोई बच्चा है, अब उसका बच्चा है तो वेट क्या होगा, 5 kg हो सकता है, 10 kg हो सकता है, ठीक है। अब उसमें तो 5 से 6 लीटर ब्लड नहीं ना होंगे, नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको आप याद रखिएगा कि वास्तव में रियल में ब्लड की जो क्वांटिटी जो होती है ये वेट के ऊपर डिपेंड करती है, और कितना होता है तो 7 से 8% के बीच होते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब इसका हम क्या करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना है, हमको इसका जो है 7% कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। यानी 70 का हम 7% अगर जो कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4.9 kg में निकलेगा। और अगर जिसको ml में भी कन्वर्ट करेंगे तो लगभग क्या हो जाएगा 4900 ml, ठीक है। वहीं अगर जो हम देखें, क्या मैंने बताया 7 to 8%, 8% अगर जो कैलकुलेट करेंगे, 8% अगर जो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5.6 kg आएगा, लगभग क्या हो जाएगा 5600 ml, ठीक है। यानी अगर जो 70 किलो का व्यक्ति का वजन कितना है 70 kg है, तो ये हमेशा क्या होता है, हम क्या करेंगे तो उसी के आसपास, यानी मिनिमम ब्लड की क्वांटिटी क्या हो सकती है 4900 ml,
4900 ml और मैक्सिमम कितना 5600, इसी से मिलता जुलता आपका ऑप्शन क्या है 5000 ml। समझ आया? यानी इससे कम होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? अगर जो इससे कम, अगर जो ब्लड का कंटेंट कम होने लगा तो क्या एनीमिया हो जाएगा, और अधिक अगर जो होगा तो क्या कौन सी बीमारी हो जाएगी? पॉलीसेथेमिया, यानी ब्लड का कैंसर भी हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा सारी चीज़ों को एक बार जो है डिस्कस कर दूंगा, तो समझ में आ गया होगा कि रियल में अब ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं। जो भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वेट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। अगर जो उसी का हम 1/13 ये 1/13 से 15 भी अगर जो कैलकुलेट करेंगे ना, तो लगभग आपको वही चीज़ें मिलेंगी। चलिए इस पर भी एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। पार्ट वाले में भी एक बार चेक कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति चाहे वेट कितना भी हो, कंडीशन क्या है, हेल्दी है, तो उसके शरीर में रक्त कितना होगा? 7 से 8%। ठीक है, यानी 70 का 1/13 अगर जो निकालेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? 5 टाइम्स आएगा। बचा क्या है यहाँ पे? 5, यानी लगभग देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम। ठीक है, यानी व्यक्ति का वेट क्या केजी में है, तो ये क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या मिल गया? 4900 ml। वहीं अगर जो इसका 1/50 निकालेंगे, क्या मिला? कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा, 60 होगा। बचा कितना? 10, लगभग कितने टाइम जाएगा? तो 4.7। यानी इसकी अकॉर्डिंग ये भी क्या कह रहा है कि 4700 ml से लेकर के कितने 5400 ml, यानी रियल में आपका आंसर क्या हो जाएगा? वही क्या 5000 ml। 6000 अगर जो करेंगे तो फिर क्या होगा? आंसर गलत हो जाएगा, और आंसर की में वही दिया हुआ था। मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत भी किया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहीं भी ये बुक में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, बुक वगैरह में कहीं सब ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें याद रखिएगा। अध्ययन किस में करते हैं? हीमेटोलॉजी में। मेजरमेंट किससे करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। पीएच क्या है? 7.4 से 8.4 के बीच में है। क्वांटिटी क्या होती है? तो 5 से 6 लीटर होते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन आप याद क्या रखिएगा कि वेट का कितना 7 to 8% और 1/13 to 1/15 पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, चलो इतने सारे पॉइंट को आपको एक साथ याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे शरीर में ब्लड प्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से, यानी कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, यानी मानव शरीर में जो ब्लड प्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोन मैरो, दूसरा स्प्लीन, देन लीवर। ठीक है, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, इसमें एक ऑप्शन कर दे क्या किडनी, और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि निम्न में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां पे ब्लड का निर्माण नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे? कोई ना कोई, या लीवर का आंसर जनरली सही कर देंगे। ठीक है, या किडनी ना देकर के क्या इसमें दे दिया क्या हार्ट कर दे, तो आप क्या करेंगे? हार्ट को क्या करेंगे? हार्ट को भी सही, ये भी ब्लड का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना है कि इसका अगर जो ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे। तो ये जानने के लिए क्या कि हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, ये जब जानेंगे तभी ना आप कर पाएंगे। तो अगर जो मानव के लिए हम बात करें, मानव के लिए अगर जो बात करें तो मानव में जो है ब्लड का प्रोडक्शन जो होता है सिर्फ 3 अंगों में होता है। पहला क्या है? बोन मैरो, दूसरा स्प्लीन एंड तीसरा लीवर। ठीक है, 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर रक्त का निर्माण होता है। कौन कौन से? बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर। ठीक है, अब हम बात करें बोन मैरो की। बोन मैरो कहाँ होता है? तो जहां भी हमारी बोन में जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो मसल्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। स्प्लीन की अगर जो बात करें तो स्प्लीन जो होता है, इसको हम लसिका या लिम्फ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? लसिका या लिम्फ कहते हैं। और हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा जो लिम्फ होता है, उसी को क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। और ये कहाँ होता है? तो ये स्टमक
के ऊपर यानी अमाशय के आसपास भी लिख सकते हैं या अमाशय के पास, यानी हार्ट के नीचे और स्टमक के ऊपर होते हैं। और लीवर के बारे में तो आप लोगों ने डाइजेशन में भी पढ़ा था, फिर से एक बार मैं बता दूंगा। यानी लीवर भी क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कब कब करता है, हमेशा नहीं बनाते, कंडीशनल ऑर्गेन्स है। लीवर जो होता है ब्लड फॉर्मेशन का यह कंडीशनल ऑर्गेन्स, हमेशा यह रक्त का निर्माण नहीं करता, ठीक है। यानी एम्ब्रियो कंडीशन में, भ्रूण अवस्था में, अभी एम्ब्रियो स्टेज की अगर जो बात करें, यानी क्या, बिफोर बर्न, जन्म से पहले जो बेबी जो होते हैं, भ्रूण में जो होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। यानी उस कंडीशन में बेबी के लिए ब्लड का निर्माण बेबी के लीवर में होता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में लीवर भी क्या है, एक ब्लड प्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है, जो कि रक्त का निर्माण करता है, ठीक है। अब दूसरा बात करें कंपोजिशन की, तो मेनली ब्लड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ब्लड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, और दूसरा जो होता है जिसको कहते हैं ब्लड नॉन कॉर्पसेल्स, ठीक है। यानी कॉर्पसेल्स ब्लड एंड नॉन कॉर्पसेल्स ब्लड, दो तरह के ब्लड जो होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें से पूछे जाते हैं, बारी बारी से इस पे जो है हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ब्लड कॉर्पसेल्स की अगर जो बात करें, ब्लड कॉर्पसेल्स की अगर जो बात करें, तो मानव शरीर में जो ब्लड जो कॉर्पसेल्स हैं, कणिकाएं जो हैं, ये कणिकाएं जो हैं तीन है, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और ये कुल ब्लड का कितना होता है, 40 से 45%। कितने होते हैं ये, 40 से 45%। वहीं अगर जो हम दूसरा ब्लड कंटेंट की बात करें, दूसरा ब्लड कंटेंट की बात करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्पसेल्स, जो कि कुल ब्लड का कितना होता है 55 से 60%। और ये कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसको हम कहते क्या हैं, तो इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। यानी याद रखिएगा कि मानव शरीर में ब्लड की जो क्वांटिटी जो होती है कितनी होती है, तो 40 से 45% क्या होते हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, और 55 से 60% क्या होता है, नॉन ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। नॉन ब्लड कॉर्पसेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। याद इसको रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जब भी अगर जो क्वेश्चन पूछता है तो उसमें दो तरह का ऑप्शन देता है, एक तो दे देगा 40 to 45%, एक ऑप्शन दे देगा 90 to 95%, ठीक है। एक ऑप्शन दे देगा 55 to 60%, क्या है 55 to 60%। और इसी में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और ऑप्शन बना देगा, क्या 10 to 15%, ठीक है, 10 to 15%, ठीक है। तो कभी भी अगर जो प्लाज्मा पूछता है, ठीक है, या नॉन कॉर्पसेल्स ब्लड पूछता है, क्या नॉन कॉर्पसेल्स ब्लड, या कभी भी अगर जो प्लाज्मा पूछता है, तो प्लाज्मा जो होता है कितना हो जाएगा, प्लाज्मा कितना हो जाएगा, 55 से 60% हो जाएगा। प्लाज्मा कितना होगा, 55 से 60% होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। नोट में भी मैंने यहाँ पे नोट करा दिया है कि मानव शरीर में 40 से 45% क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, और 55 से 60% क्या प्लाज्मा होता है, ठीक है। बने रहिए इस चैनल के साथ। इसी तरह से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेक्चर आपको 1 by 1 करके एक एक टॉपिक का एक्सपर्ट के द्वारा मिलते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों का अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रखिए। आज की क्लास में इतना ही। फिर हम जो है सर्कुलेशन का पार्ट 2 जो है आप लोग के ये मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे, देखते रहिए। और इस लेक्चर से, इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब आप लगभग हर तरह के एग्जाम के क्वेश्चंस को आराम से इजीली कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसमें एकदम बिल्कुल ही संदेह वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। हाँ, एक चीज़ और, अगर जो आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हों तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को अवेयर करिए, यानी जो हैं जो इस फील्ड में हैं, आपके साथ जो सहयोगी आपका ये एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हो रहे तो उनको भी इम्पोर्टेंस इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, उन चैनल के बारे में। बाकी जो है अगर जो आप नए हैं तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। फिर मिलेंगे इसी तरह से एक महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।